हमलावर हो गए कि राहुल जी विदेशी धरती पे कुछ कहा है, उसको लेकर फिर उन्होंने कहा कि ओबीसी का मुद्दा है। बीजेपी खुद ही कंफ्यूज है, वो केवल आवाज दबाने के लिए तरह तरह के, आप समझ सकते हैं कि ये भी उनकी नीयत को का पर्दाफाश होता है भाजपा की, कि केवल वो आवाज दबाना चाहती है। फिर डिस्क्वालीफाई की बात आ गई कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया कि भाई कानून। तो ये मैं समझता हूं कि ये भाजपा की नीयत को, बीजेपी की नीयत को, जो उन्होंने एकदम से राहुल जी को निशाने पे, और राहुल जी पर भाजपा राजनीतिक प्रहार, मगर प्रहार करते करते उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि प्रहार क्या, किस स्ट्रेटजी के साथ, किस फॉर्मूले के साथ करें। स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे कांग्रेस के देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जयपुर में या कहूं राजस्थान में सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मजमून एक ही है कि राहुल गांधी की सांसदी खत्म करने के पीछे एक साजिश है। न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरह से किया गया है और आनंद फानन में कार्रवाइयां, पार्लियामेंट से हटाना, फिर उनके बाद बंगला खाली कराना, यूं अगर देखें तो कोर्ट का अपना एक जुरिडिक्शन है, उसका प्रिविलेज राइट है कि विवेकाधिकार से चलता है। वो कितने साल की सजा देते हैं, उसके बाद में जब आपको लगता है कि रूल्स के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट को लगता है वो किसी को हटा सकते हैं और मकान खाली करना। लेकिन अब कांग्रेस क्या वास्तव में इन तमाम चीजों को लेकर के जनता के बीच जा रही है? ये विक्टिम कार्ड चल पाएगा? हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज चर्चा करना इस वजह से जरूरी है, लगातार कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चल रही हैं। बीजेपी इस मामले की काट ओबीसी कार्ड में देख रही है, लेकिन फिलहाल मैं विक्टिम कार्ड पे बात करूंगा। और हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी अनिल सैन हैं, कांग्रेस से सीएल यादव साहब हैं, भाजपा से शैलेंद्र सिंह जी हैं। सभी का स्वागत है। अनिल, क्या लगता है आपको कि कांग्रेस लगातार ब्रीफिंग कर रही है और एक टाइम सेट किया हुआ है कि इतने दिन में इन शहरों के अंदर, इन राजधानियों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कांग्रेस के नेता? इसी सिलसिले में दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी आए, उनके साथ राजस्थान सरकार के मंत्री भी। हमला केवल एक ही, नरेंद्र मोदी, भाजपा। लेकिन जनता के बीच जा रही है कांग्रेस। तो आपको लगता है कि कांग्रेस जो विक्टिम कार्ड है वो चला रही है, ये स्टैंड कर पा रहा है, या फिर अभी पब्लिक का कोई इंटरेस्ट किसी में भी नहीं आई? ना तो यह है कि राहुल गांधी को सांसद से हटाया, नहीं हटाया, कोई मायने नहीं रखता, या कांग्रेस को अभी इस पर बड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी? देखिए, इंटरेस्ट का तो पता लगेगा जब फीडबैक आएगा, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर जरूर तलाश करेगी शायद यहाँ से जमीन मिल सकती है, या फिर जो रणनीति कांग्रेस ने पहले अक्सर कई बार बनाई थी, विपक्ष एकजुट नहीं हो पाए, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो विपक्ष के जो बयानबाजी देखी जाए या फिर एकजुटता देखी जाए, वो एक साथ नजर आए। तो यहाँ पर कांग्रेस को लग भी रहा है कि शायद संजीवनी यहाँ से भी तलाशी जा सकती है, और 2024 का जो रास्ता है क्यों ना यहाँ से तलाशा जाए। कांग्रेस ने कई मुद्दे उठाए विपक्ष में होने के नाते, महंगाई जैसा इश्यू जो
कांग्रेस ने उठाया भी, लेकिन कई बार देखा गया कि शायद कांग्रेस को सफलता हासिल नहीं हुई, जो कि सड़क पर आंदोलन करने से उनको सफलता यहाँ पर हासिल होनी चाहिए थी। और यही वजह रही कि कांग्रेस तलाश रही थी इश्यूज क्या होने चाहिए, मुद्दे क्या रखे जा सकते हैं, और खासतौर से केंद्र में मोदी सरकार के खिलाफ क्या आवाज उठाई जाए कि जनता में एक पॉजिटिव मैसेज आए। हम देख रहे हैं पिछली बार और 2 बार लगातार केंद्र में जब मोदी सरकार बनी, एक बहुमत जो आंकड़ा अगर देखा जाए, आंकड़ा रिकॉर्ड बनाने वाला है। और ऐसे में अब 2024 में एक बार फिर से ये रण यहाँ पर बनेगा। लेकिन इस चुनावी रण से पहले जो बिसात यहाँ पर बिछाई जाती है, दोनों ही पार्टियां बीजेपी कांग्रेस अपने अपनी इस रण के अंदर समीकरण बनाने में जुटी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कही जा सकती है, क्योंकि जब से सदन से सदस्यता निरस्त की गई है, उसके बाद से हमलावर ज्यादा है, और फिर आवास खाली कराने का नोटिस यहाँ पर जारी हो गया। तो ये इश्यूज कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो है एक मुद्दा बड़ा नजर आ रहा है। और यहाँ पर सिंपैथी गेन करते हुए विक्टिम कार्ड जो यहाँ पर खेला जा रहा है, कांग्रेस को शायद ये लगता है कि जनता का जुड़ाव यहाँ से होगा, जनता कनेक्टिविटी में आएगी, और ये बताने की कोशिश भी कांग्रेस की होगी कि क्या त्याग कांग्रेस ने किया है, और कांग्रेस से इस तरह का जो व्यवहार है शायद ठीक नहीं है। एक जनता में मैसेज देने की कोशिश यहाँ से जरूर कांग्रेस करेगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के साथ बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनका मतभेद था विपक्षी पार्टियों का, वो साथ नहीं थे। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल जिसमें से प्रमुख थे, वो साथ नहीं आ रहे थे, मायावती साथ नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म की गई और उनके बाद मकान खाली करने का जो आदेश दिया गया, उसने राहुल गांधी ने स्वीकार भी कर लिया कि बिल्कुल हम समय से आदेश की पालना करेंगे। तो यहां ये लगता है कि अदालत का तो चलिए रेस्पेक्ट कह रहे हैं, और कांग्रेस की तरह अन्य दलों को लगता है कि ये गाज किसी पे भी गिर सकती है, क्योंकि चुनावी सम्मेलन होते हैं, सब कुछ होता है, किसी की भी जुबान फिसल जाती है, किसी भी पार्टी का नेता हो, और उसको किस तरह से तूल दिया जा सकता है। ये इस बात को लेकर के एक जाजम पे बैठते नजर आते हैं। और यहाँ क्योंकि रिलेवेंट मैटर नहीं है, लेकिन शिवसेना का भी जो थोड़ा सा मतभेद बन रहा था सावरकर को लेकर के, उस पर भी मुझे लगता है कि राहुल गांधी अब चुप्पी साधे रखेंगे और बोलेंगे नहीं, क्योंकि शिवसेना ने साफ अपने एक विरोध दर्ज कराया, और शरद पवार ने जो सुलह कराई है कांग्रेस के साथ में, तो साफ ही कहा गया था कि मनभेद ही तो है, मतभेद जब होते हैं तो उसी से तो नहीं तो सभी एक ही फिर पार्टी में होते हैं, आइडियोलॉजिकली तो सब चीजें होती हैं। ये पसंद शिवसेना को नहीं था, लेकिन अब लगता है ऐसे। खैर शैलेंद्र जी, आपके पास में आना चाहूंगा। एक तंज कसा है कांग्रेस के नेताओं ने कि बुलेट ट्रेन चलाने की बात थी कि अहमदाबाद से मुंबई, लेकिन जो सूरत से और दिल्ली की बुलेट ट्रेन चली वो और भी फास्ट चली, यानी कि ऑर्डर को लेकर के बात की गई कि ऑर्डर की कॉपी जो आरोपी जिसे बनाया गया उसको नहीं मिली, उससे पहले पार्लियामेंट को पहुंच गई और पार्लियामेंट ने उस पर इंप्लीमेंटेशन भी कर दिया, सदस्यता रद्द भी कर दी, जबकि जो विक्टिम है उसको कॉपी नहीं मिली। तो इस तरह से एक तंज कसा गया है कि क्या फास्ट ट्रेन चलाई है। योगेंद्र जी, आप देखिए राहुल गांधी जी जो निवर्तमान सांसद हैं, उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई हुई है वो कानून के दायरे में हुई है, संवैधानिक रूप से वो उस पर कार्रवाई हुई है, और उस पर जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का ऑर्डर आया है उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि ये न्यायिक स्वविवेक का मामला है। उन्होंने जो ऑर्डर दिया है उस पर हम टिप्पणी कर भी नहीं सकते। ठीक है, कोई असहमत सहमत हो सकता है, उनके पास विधिक उपचार है, उस पर वो जाए। तो अगर देखा जाए कानूनी रूप से तो उनको 2 साल की सजा हुई है, और जब आप देखेंगे संविधान और जो जनप्रतिनिधित्व कानून ये कहता है कि अगर किसी को 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा होती है तो उसकी सदस्यता तुरंत रद्द हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि आज राहुल गांधी जी को वो दिन याद आ रहे होंगे जब उन्होंने उस अध्यादेश को फाड़ दिया था, जब इन्हीं की मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तब इसी इश्यू को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था और वो अध्यादेश लाना चाहते थे और उसको उन्होंने फाड़ दिया, तो आज उनको कहीं ना कहीं अफसोस हो रहा होगा कि मेरी मूर्खता या मेरा जो ये कह सकते हैं कि बचपने से जो कार्रवाइयां हुई उसका आज उनको खामियाजा उतारना पड़ा। और आप देखिए राहुल गांधी जी जो है वो लगातार कोई ना कोई बेबुनियादी फिजूल की बात और किस तरह से अनर्गल बातें वो लगातार करते रहते हैं, और उनके खिलाफ कम से कम आपको मालूम है 4 से अधिक मानहानि के दावे विभिन्न राज्यों में चल रहे हैं। इसके अलावा और भी उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी को सोचने की बात है, जो भ्रष्टाचारी गांधी परिवार है, जो तीनों ही गांधी परिवार के व्यक्ति सोनिया गांधी, राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा जमानत पर हैं, वो इस तरह की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, उनको किसी पर विश्वास ही नहीं। आप देखिए न्यायपालिका पे विश्वास नहीं है। आपको न्यायपालिका ने दोषी ठहराया है, दोष सिद्धि दी गई है, उसी के तहत आप पे कार्रवाई हुई है, और जो भी कार्रवाइयां की जा रही है सब नियमों के तहत
तहत जो भी पार्लियामेंट्री नियम बने हुए हैं उसके तहत कार्रवाई की जा रही है, संवैधानिक रूप से कार्रवाई की जा रही है। ये तमाशा बनाना आप छोड़िए। आप पहले भी आपने देखा होगा कांग्रेस में जब भी इनको ईडी ने बुलाया तब पूरी कांग्रेस पार्टी इकट्ठी हो गई और वो अल्लाह और तमाशा इन्होंने सड़कों पे किया। अरे आपको सड़कों पे आना था तो मुद्दों पे आते, जो समाज के मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, उन पे आप सड़कों पे आए नहीं, बहस आपने की नहीं। संसद में जब आपको बहस के लिए इन्वाइट किया जाता था तब आप गायब हो जाते थे और गांधी जी की मूर्ति के नीचे बैठकर आप लोग अनशन शुरू कर देते थे। तो आपको जब सकारात्मक रूप से जो बात रखनी चाहिए थी संसद में, जनता के बीच में जाना चाहिए था, उनके मुद्दों को उठाना चाहिए था, नीतियों की बात रखनी चाहिए थी, वो आपने की नहीं। अब आप देखिए कांग्रेस फिर एक बखेड़ा करा कर रही है कि हमको किसी तरह हमारे जो सर्वोच्च नेता है उनको बचाना है। तो ये सब आप देखिए सारी कार्रवाई जो है वो कानून के तहत। मैं जवाब दिलवाता हूं। अभी सीएल यादव जी हमारे साथ में। यादव साहब, सुना भी आपने कि महज एक परिवार के पीछे लगी हुई है कांग्रेस और उनको बचाने के लिए कांग्रेस सड़कों पे उतरती, मुद्दों पे नहीं उतरती। देखिए, ये न्यायपालिका का मुद्दा है, संविधान का मुद्दा है, संविधान की रक्षा का मुद्दा है, डेमोक्रेसी की रक्षा का मुद्दा है। और आप देख रहे हो पिछले 25 मार्च से, 23 मार्च से या उससे पहले से 7 फरवरी से कि कैसे संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, कैसे डेमोक्रेसी की हत्या की जा रही है, कैसे पूरी सरकार और उसके मंत्री एक चोर के साथ खड़े हैं। योगेंद्र जी, मैं एक छोटा सा आप बताइए किस प्रावधान का, शैलेंद्र जी बीच में नहीं बोलने दूंगा मैं। आप सुनिए सर, बिल्कुल गलत बात बिल्कुल नहीं बोलने दूंगा। आपने कहा कि जो कुछ आपने जो मुंह से बोल सकते थे बोला आपने, उन्होंने धैर्य से सुना। आप हिम्मत रखिए, आपको चांस दूंगा, बीच में नहीं बोलने दूंगा मैं। आप सुनते रहिए, आपको जरूर जवाब देने का अवसर मिलेगा, लेकिन वो बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए। आपके बीच में इंटरप्ट नहीं किया उन्होंने, आप बोलिए। सर, बौखलाहट ही तो है ये कि 7 फरवरी को जब राहुल गांधी ने अडानी का मुद्दा उठाया, साहेब के साथ फोटो दिखाई एरोप्लेन में घूमते हुए की, तब से बौखलाहट है। आप संसद में बोला जाता है उसको हटा देते हो, बाहर बोला जाता है बोलने नहीं देते हो। आपने राहुल गांधी जी ने जो बोला, किस इंटेंशन से बोला, किस प्लेटफॉर्म पे बोला, कोर्ट, माननीय कोर्ट को देखना चाहिए कि क्या इंटेंशन था। एक चुनावी सभा में उन्होंने बोला, जो भी बोला वो एक इंटेंशन पब्लिक के सामने फैक्ट्स लाने थे कि चोर को चोर नहीं कहे, क्या कहे, जो देश का धन। यादव साहब, मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं पे देखिए एक बात मैं कहना चाहूंगा। देखिए, आप जिस कोर्ट के डिसीजन की बात कर रहे हैं वहां आपके पास में लॉयर्स भी हैं, सब कुछ है, तो फैक्ट्स वहां अदालत में रखने चाहिए थे साहब। एक प्रक्रिया होती है, हाँ, तो उसी के तहत अप्रैल 2019 में केस दायर किया जाता है। 16 अप्रैल 2019 को एफआईआर लॉन्च होती है कोर्ट में, 2022 तक ट्रायल चलता है। जो आप जिसको विक्टिम बोल रहे हो, जो जिसकी मानहानि हुई, उस आदमी का कहीं नाम नहीं था सेक्शन कानून के हिसाब से। वो आदमी हाईकोर्ट में जाकर के कहता है कि मेरे को केस आगे परस्यू नहीं करना, ये प्रोसीडिंग नहीं चाहिए मेरे को, 2022 में जाके कहता है। जब उसको लगा कि ये जो जज बैठे हैं, माननीय न्यायाधीश बैठे हैं, वो मेरे हिसाब से गवर्न नहीं होने वाले, तो वो हाईकोर्ट में जाता है, उसको एक दिन में स्टे मिल जाता है। आप समझिए सिस्टम को, प्रोसीडिंग समझिए। मैं भी थोड़ा बहुत कानून के बारे में जानता हूं, इसमें कोई तो माननीय जो मेरे भाई है उनको भी समझना चाहिए कानून क्या है, कानून की क्या धज्जियां 9 साल में वो सामने कि किस तरह संविधान और हाई कोर्ट्स के जो संस्थाएं हैं उनको कमजोर किया जा रहा है, संसद को कमजोर किया जा रहा है। वो माननीय मेरे से ज्यादा उनके संज्ञान में होगा यदि, तो आप देखिए ना प्रोसीडिंग, यानी 2022 में वो स्टे ले आते सम्मान। 7 फरवरी को 2023 को राहुल गांधी जी इनकी पोल पट्टी खोलते हैं, इनके कारनामे उजागर करते हैं, इनके भ्रष्टाचार उजागर करते हैं, देश को लूट लूट के एक पूंजीपति को ये है ना जो विश्व का 2 नंबर पे ले आते हैं, पूरे देश के इंस्टीट्यूशंस बेच देते हैं, कॉर्पोरेट्स बेच देते हैं, पोर्ट बेच देते हैं। आपके डिफेंस का बहुत बड़ा इश्यू है, देश की सुरक्षा का बड़ा इश्यू है, लेकिन इनसे इनको कोई मतलब नहीं है। ये छद्म राष्ट्रवाद की जो इनकी धारणा है, पहले है ना जो क्या करते थे आजादी से पहले, इनके सामने है कारनामे, आजादी के बाद के भी कारनामे आपके सामने। कहां खड़े हैं, किसके साथ खड़े हैं, ये हमेशा देश के लुटेरों के साथ खड़े हैं। और आज ये है ना कांग्रेस को ज्ञान दे रहे हैं, भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं, देश को लूटने वालों के साथ खड़े होकर आज करें हम भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं। आप देखिए संसद नहीं चलने दे। आज 75 साल में पहली बार हो रहा है कि संसद वो सत्तारूढ़ पार्टी नहीं चलने दे रही, वो हूटिंग कर रही है, वो मुद्दों पे बहस नहीं आ रही। आज किसान काले कानून आया, कैसे रात को 12 बजे आते हैं कि एक पूंजीपति को फायदा उठाने के लिए, जिसके साइलोज बन रहे थे, साइलोज का बेनिफिट देने के लिए जो सारी पॉलिसीज लाई गई, वो एक
आदमी को बेनिफिट देने के लिए लाई गई। और राहुल गांधी ने क्या गलत बोला, वो हमारे नेता है, नेता रहेंगे। इस गांधी परिवार ने देश को बचाया, इस गांधी परिवार ने देश के लिए 2014 में देश नहीं बना। जो आप ऐसी बातें करते हो, आप इतिहास से सीखिए, कुछ इतिहास को दोहराने की गलतियां मत कीजिए, इतिहास से सीखिए। आज आप बड़े बड़ी बातें कर रहे हो, वो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हो। आप भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े होने सामने है ना फैक्ट्स, तो आप उनके ऊपर जवाब क्यों नहीं दीजिए? क्यों संसद नहीं चलने दे रहे? क्यों आप जो प्रक्रिया है डिस्क्वालिफिकेशन की उसका फॉलो क्यों नहीं कर रहे? माननीय राष्ट्रपति महोदय के पास इसका क्यों नहीं गया? आपने कॉपी प्रोवाइड नहीं करवाने से पहले डिसीजन ले लिया, आपने नोटिस दे दिया मकान खाली करने का। देश राहुल गांधी जी के पूरा देश तैयार बैठा है कि हमारा घर आपका घर, आप आइए रहिए। देश में राहुल गांधी जी के लिए मकान की कमी नहीं है, क्योंकि वो जनता के नेता है, जनता की आवाज उठा रहे हैं। पिछले 9 साल से आपको घेर के खड़े हैं, जनता की आवाज उठा रहे हैं। आप कहां गए 2 करोड़ रोजगार साल के? कहां गई 15 लाख आपके खाते में लाने की? सवालों का जवाब दीजिए आप, आगे मत मुद्दों से जो वापस आ रहा हूं। अनिल, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। देखिए, दोनों ही बातें हैं। एक पार्टी कहती है कि अन्याय हो रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को तहस नहस किया जा रहा है। ये विपक्ष, कांग्रेस नहीं, विपक्ष की पार्टियां कह रही हैं, और इस मुद्दे पर सब लोग एकजुट होकर के इस बात को मुखर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कितना असर होगा पता नहीं। आपको लगता है कि तमाम एकता और इन चीजों का पहली परीक्षा की घड़ी कर्नाटक का चुनाव होगा? आज ही दीपेंद्र हुडा कह रहे थे, दूसरे जो नेता इनके कह रहे हैं कि विपक्ष के नेताओं पर केस दर्ज करके उन्हें पुराने जो केसेज हैं वो बना करके ईडी, सीबीआई इसके जरिए उन्हें अटकाए रखना चाहते हैं, ताकि कर्नाटक चुनाव में विपक्ष एकजुटता पर कोई फर्क ना पड़े। इस तरह की स्थिति, उसका कोई चुनाव पे फर्क ना पड़े। आपको लगता है कि ये सारी कवायद जनता के बीच विपक्ष भी लेके जाएगा, बीजेपी भी लेके जाएगी, लेकिन असर कितना पड़ पाएगा? देखिए, 2024 से पहले और खासतौर से ये जब मुद्दा उठा है उसके तुरंत बाद में कर्नाटक विधानसभा चुनाव है। राहुल गांधी को बेघर करने का नोटिस यहाँ पर है, आवास खाली करने के लिए नोटिस दे दिया गया है। ऐसे में कांग्रेस मुहिम चला रही है। अब सबसे बड़ी बात, अगर कर्नाटक के अंदर कांग्रेस मजबूती से खड़ी होती है या जनता के दिलों में अपना घर बना पाती है कांग्रेस, तो एक राह नजर आएगी, किरण नजर आएगी कांग्रेस के लिए कि हाँ, 2024 में भी शायद इस तरह की राह आगे बढ़ सकती है। कांग्रेस इसको इश्यू बना रही है, नो डाउट, और कांग्रेस इस मुहिम भी चलाएगी कि हम देखेंगे प्रदेश में अलग अलग स्टेट के अंदर जाएगी, जनता को बताने की कोशिश भी होगी, जनता में एक मैसेज देने की कोशिश भी होगी कि राहुल गांधी के पास घर नहीं, अब जनता के दिलों में वो घर बनाने जा रहे हैं। हर जनता, हर पब्लिक, हर नागरिक उनको अपने साथ रखने के लिए तैयार भी है, जिस तरह से कांग्रेस नेता ने बताया भी। लेकिन अग्नि परीक्षा होगी कांग्रेस की, ऐसा नहीं है। कांग्रेस मुहिम कई बार चला चुकी है और जनता के बीच में मैसेज भी दे चुकी है, लेकिन वो वोट में तब्दील हो पाता है नहीं हो पाता। ये 2024 की रणनीति है। कर्नाटक चुनाव में एक तरह से टेस्ट कहा जा सकता है कि हाँ, कुछ हद तक कितना मैसेज रहा, कितना बहुमत कांग्रेस को मिला है, कांग्रेस में अगर वोट बैंक तब्दील हुआ है, कितने फीसदी जो है वो कांग्रेस के पक्ष में वोट गए, तो वहां से कुछ अंदाजा कांग्रेस यहाँ पर लगा सकती है। तो कुछ टेस्ट इसको जरूर कहा जा सकता है। बिल्कुल वही बात है कि इसका असर पता लग पाएगा कि हाँ, विपक्ष एकजुटता का भी कितना बड़ा नमूना सामने आता है, क्योंकि जेडीएस भी वहां ताकतवर है और कांग्रेस भी है और बीजेपी है, बाकी छोटी पार्टियां, रीजनल पार्टियां हैं वहां पे, लेकिन तीनों की स्थिति काफी मजबूत। त्रिकोणीय संघर्ष कई बार सीटों पे दिखाई देता है। कौन जीतता है ये तो जनता तय करती है, लेकिन ये बात आप सही कह रहे हैं कि कर्नाटक चुनाव से पहले विपक्ष एकता की भी परीक्षा होगी इसमें, और विपक्ष एकजुट होता है तो निश्चित रूप से एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी विपक्ष की ओर से कि 2024 के चुनाव में या जिन राज्यों के अंदर चुनाव होगा वहां विपक्ष इसी तरह से एकजुट दिखाई देगा। हालांकि जो प्रमुख राज्य होंगे जहां 2023 में वोटिंग होगी उनमें से राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश है, और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में सीधी फाइट कांग्रेस और भाजपा के बीच में है। वहां अपने कुछ जो रीजनल पार्टियां अपना वजूद रखती हैं, लेकिन बहुत बड़ी बात नहीं होगी। ये तीनों राज्यों के अंदर दोनों पार्टियों के बीच सीधा मुकाबला होगा। अब चलिए शैलेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। एक आरोप आप लोगों पे ये लगा रही है विपक्ष कि केवल कांग्रेस नहीं, सभी विपक्षी दलों को ईडी, सीबीआई, आईटी या कोई पुराना केस है या नहीं है तो बना दिया जाएगा। ये विपक्ष का आरोप है कि उनके जरिए चुनाव तक ऐसे ही फंसा करके रखना चाहते हैं ताकि वो अपनी उलझन में उलझे रहें और बीजेपी अपना काम करती रहे।
योगेंद्र जी बिल्कुल नहीं। अगर आप 2014 से पहले देखेंगे तो क्या जितनी भी विपक्ष की पार्टियां रही उन पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं थे? क्या वो जांच फेस नहीं कर रही थी? 97 में लालू प्रसाद यादव जी जेल चले गए थे। आप देखिए 2005 में डीएमके के नेता, कांग्रेस के नेता, 2G, कॉमन जी, कोल घोटाले सब में जांचें हुई है। तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी क्या? तो ये लगातार नहीं, अब लगातार चलती रही है इनकी जांचें। 25 साल से जो भ्रष्टाचार इन्होंने हिंदुस्तान में फैला रखा था विपक्षी पार्टी और इनके कांग्रेस पार्टी ने, उसको साफ करने का काम आज भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। और जो ये बता रहे थे, मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस प्रवक्ता जो कह रहे थे वो तो तार्किक बात कर रहे थे। आप बताइए, आप एक संविधान का एक प्रावधान नहीं बता पाए, कानून का एक प्रावधान नहीं बता पाए कि जिसका उल्लंघन हुआ। एक आप पार्लियामेंट के नियम का हवाला नहीं दे पाए जिसका उल्लंघन किया होगा, सिर्फ हवा में बात करते हैं। अरे सुनो, सॉरी, उल्लंघन आप अगर कहते हो कि वो केस झूठा था तो आपके पास पूरा अधिकार था, आप उस केस को लेकर हाईकोर्ट में जाते, हाईकोर्ट से स्टे लेते, क्वैश कराते, नहीं करा पाए। आप देखिए कांग्रेस प्रवक्ता जो पवन खेड़ा, उनके लिए तो 1 घंटे में स्टे ऑर्डर लिया जाता है, चंद घंटों में स्टे ऑर्डर आ जाता है। और इनके जो राहुल गांधी जी सबसे बड़े नेता है कांग्रेस पार्टी के लिए, उनके लिए स्टे ऑर्डर नहीं है। उनके लिए अभी कॉपी निकलेगी, उसका ट्रांसलेशन होगा और उसका तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनके कांग्रेस पार्टी में ही आपस में षड्यंत्र है। और आप देखिए उसका नतीजा राहुल गांधी जी को भुगतना पड़ रहा है। एक छोटा सा सवाल आपसे मैं, बीजेपी के नेता कई बार ये बात कह चुके हैं पिछले 3 दिन से कि आप लोगों को फिक्र क्यों हो रही है, राहुल गांधी को स्टे मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये कांग्रेस की टेंशन है। मैं आपके पार्टी के नेताओं के मुंह से सुनता हूं दिल्ली से लेकर जयपुर तक, नहीं ये स्टे लें नहीं लें, जमानत कराएं नहीं कराएं, 30 दिन की इनकी मियाद है, नहीं जाएंगे तो जेल जाएंगे। देखिए तो क्यों तकलीफ हो रही है? नहीं, हमें योगेंद्र जी कतई तकलीफ नहीं है राहुल गांधी जी से। राहुल गांधी जी 2013 में उपाध्यक्ष बने थे, 2004 से सांसद हैं, भारत भ्रमण कर रहे हैं, अभी राजस्थान हिंदुस्तान की जनता को देख रहे हैं, उनके मुद्दों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, 13 से कांग्रेस को लीड कर रहे हैं। और आज तक आपने देखा कांग्रेस का क्या हाल हो गया है 10 सालों में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। तो हमको कुछ उनसे डरने की आवश्यकता नहीं, लेकिन वो जब बात उठा रही है कांग्रेस पार्टी की, साहब आप गलत नियमों के तहत कर रहे हो, आप संविधानों की धज्जियां उड़ा रहे हो, आप लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हो। भाई लोकतंत्र की धज्जियां तो आपने उड़ाई थी, इंदिरा गांधी जी का दौर भूल गए जब संविधान का गला घोट दिया था, लोकतंत्र की हत्या करती थी, 2 साल इमरजेंसी सबने झेली। आप देखिए आज हम सिर्फ यही कह रहे हैं, आप संसद में माफी मांगिए, हम बर्दाश्त कर सकते हैं। आप प्रधानमंत्री मोदी जी को आप गालियां दीजिए, कब्र खुदेगी मार दीजिए, जो भी कहना कहिए, आप नीतियों के खिलाफ आपको जो आलोचना करिए, लेकिन आप देश के खिलाफ, और वो भी विदेशी धरती पे जाकर अगर आप देश के खिलाफ कोई बात कहेंगे, उसकी अस्मिता से जुड़े हुए सवाल करेंगे, लोकतंत्र की बात करेंगे भारत के, तो भारत उस अपमान को नहीं सहन करेगा। हम यही तो कह रहे थे कि आप माफी मांगिए। क्यों मांगी? आपने क्या बोला आप बताइए? जब भी विदेशी धरती पे गए राहुल गांधी जी कुछ ना कुछ देश के विरुद्ध बात करके आए, चाहे वो चीन बहुत शांति प्रिय देश है, मतलब आप चीन के वफादार हो, वहां उन्होंने अगर शब्द बोला, मैं आपको बताऊं योगी जी, उन्होंने कहा था सो कॉल्ड डेमोक्रेसी, सो कॉल्ड प्रोटेक्टर ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाई दे आर नॉट रिएक्टिंग। यूके को, अमेरिका को और यूरोपियन कंट्रीज को उन्होंने कहा आप डेमोक्रेसी के रक्षक हैं, आप रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो रही है। राहुल गांधी जी बताइए 10 सालों में राहुल गांधी जी को कहां बोलने से रोका गया? आप बताइए क्या उनकी यात्रा को रोक दिया गया? आप बताइए कहां उनको अनशन करने से रोका गया? अरे जो कानून आपने गलतियां की है, जो आपने भ्रष्टाचार किया है, अब भ्रष्टाचार की बात करी हुई, कह रहे जेपीसी। मैं अडानी की बात करना चाहता हूं। आपको ध्यान होगा बोफोर्स कांड में जेपीसी का गठन किया गया था, उसका हर्ष क्या हुआ? बिल्कुल उस पर क्लीन चिट दे दी गई। उसके बाद में जब सरकार चेंज हुई, फिर इंक्वायरी हुई, तो क्वैत्रिची मामा जो इनके इटली के मामा है, उनके अकाउंट में पैसा मिला। तो आप देखिए आज जो अडानी जी की बात करते हैं, तो आज राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने उनके रेड कारपेट नहीं बिछा दिया। 85,000 बीघा जमीन आपने पावर प्लांट्स के लिए दे दी, 75,000 बीघा जमीन आप देने को तैयार बैठे हो, 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने को बैठे हो। छत्तीसगढ़ में आप देखो पावर प्लांट, माइंस आपने 11,000 करोड़ की माइंस का आपने कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है। जहां केरल से सांसद है, अब तो सांसद रहे ही नहीं राहुल गांधी जी, वहां से निवर्तमान सांसद है। पोर्ट, अरे बुद्धे की जिस लड़ाई, अरे आप जिसमें लड़ रहे हो उसकी तो बात कर रहा हूं। पोर्ट जो केरल में पोर्ट, सबसे बड़ा पोर्ट किसने दिया? आप अडानी की बात करते हो। अडानी को यार 10 साल से बिजनेस कर रहे हैं, अडानी कर रहे हैं 30 साल से बिजनेस। सबसे बड़ा अगर पोर्ट दिया गया अडानी को तो कांग्रेस की यूपीए सरकार में दिया गया। अगर सबसे बड़ी कंपनी इनकी बनी और लिस्टेड हुई तो वो कांग्रेस सरकार में हुई। भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते हो। अरे जो काम कर रही है सेवी कर रही है, और आपको न्यायपालिका पर विश्वास नहीं योगेंद्र जी, मैं एक पॉइंट 10 सेकंड, आपको विश्वास नहीं है, आपको न्यायपालिका, भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति का गठन कर दिया है, पावर कमेटी बना दी है, मॉनिटरिंग कर रही है, आपको उस पर विश्वास नहीं है। ये क्या लोकतंत्र संविधान की बात करेंगे? मेरा एक छोटा सा सवाल है, आप लोगों को नहीं लगता है कि देश की जनता बहुत समझदार, इतनी मूर्ख नहीं है? आप लोग जेपीसी नहीं कराना चाहते, ये लोग पार्लियामेंट में माफी नहीं मांगना चाहते, कितनी बड़ी नूरा कुश्ती खेल रहे हैं आप लोग। जेपीसी भी अगर सत्ता पक्ष करवा देगा जांच, पहली बार देश में जेपीसी की डिमांड की जा रही है और पहली बार गठन होगा।
आप देखिए पहले भी हाँ? जेपीसी की मांग हुई है, बात सही है, नहीं, लेकिन मैं अब सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सुनिए, जब कमेटी बना दी है, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है, हाई पावर लेवल कमेटी बन गई है, सभी को डायरेक्ट दे दिए गए। एक सेकंड पहला मामला है जिसमें पैरेलल जेपीसी और सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनी है, पहला मामला है। जेपीसी का क्या हुआ, मैंने आपको एग्जांपल दिया, मोफोस ने क्लीन चिट दे दी, बाद में जब इंक्वायरी हुई तो क्वार्टरी चीफ नहीं कि इटालियन क्वार्टरी मामा में अकाउंट में पैसा मिला। बिल्कुल 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 से जो अक्यूज था, नहीं क्वार्टरी चीफ के अकाउंट में पैसा मिला, नहीं जाना चाहिए। जेपीसी का क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कर रहा है, कमेटी बना दी है तो उस पर काम कर रहा है। सुनिए, आप धैर्य विश्वास ही नहीं। सर सुनिए, देखिए यो तो एक बड़ा मुद्दा यह है कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे उससे पहले पूरे देश की निगाह इस पे टिकी हुई थी कि काला धन जो विदेशों में खासकर स्विट्जरलैंड में है उसकी पोल खुलेगी, लेकिन नहीं खुल पाई अभी तक। पता ही नहीं है कि किसके अकाउंट में पैसे थे नहीं थे। लोगों को ये माना जा रहा था कि पता नहीं देश के कितने पॉलिटिशियंस का पैसा होगा, क्या हुआ, नहीं हुआ कुछ भी। मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा, मैं सिर्फ आज राहुल गांधी वाला जो एजेंडा है आप लोगों का उसी पे फोकस रखना चाहूंगा। मैं आपके पास में आना चाहूंगा। सर, अभी आपने सुना कि केवल और केवल बस एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है, और विक्टिम कार्ड भी इस तरह से कि राहुल गांधी को अभी जमानत पे हैं लेकिन वो उसकी अपील नहीं करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी के नेता एक बात और कहते हैं कि राहुल गांधी को पॉलिटिकल कैरियर चौपट करने के लिए कुछ लोग हैं जो साजिश रच रहे हैं। ये जवाब तो आप ही दे सकते हैं, क्योंकि बीजेपी को इतनी चिंता है तो मुझे लग रहा है आपको भी होनी चाहिए। शर्मा साहब, धन्यवाद। इनके गले की फांस बना हुआ है राहुल गांधी जी का मुद्दा, अडानी का मुद्दा, हिडन वर्क का मुद्दा। मेरे काबिल दोस्त की पार्टी के नेताओं को थोड़ी पढ़ने की, सुनने की आदत डाल लेनी चाहिए। राहुल गांधी जी ने क्या बोला ब्रिटेन में वो शायद इनके समझ में नहीं है, इसलिए समझने की शक्ति इनको डेवलप करनी चाहिए। पर दूसरी बात सर, एक अडानी करिए बात, क्योंकि अडानी से कोई रिश्ता नहीं है तो कहे ना अडानी से कोई रिश्ता नहीं है। बनाया ना जेपीसी, क्यों भाग रहे जेपीसी बनाने से? क्यों राहुल गांधी जी के स्पीच को पार्लियामेंट में जो वर्ड्स है उनको एक्सपंज किया गया? जवाब देना है। क्या ऐसी तक प्रॉब्लम थी कि वो शब्द इतने अपार्लियामेंट्री थे कि उनको एक्सपंज करना पड़ा? लेकिन प्रधानमंत्री जी और इनके पूरी सरकार और भाजपा पूरी फंसी पड़ी है अडानी हिडनबर्ग रिपोर्ट में, इसलिए ये बाहर। छोटा सा सवाल आपसे भी है। बीजेपी लगातार ये बात कहती है कि चलिए बीजेपी सपोर्ट कर रही है अडानी को, लेकिन कांग्रेसी या विपक्ष के जो राज्य हैं वहां पे भी अडानी को जमीनें भी दी जा रही हैं, प्लांट्स भी दिए जा रहे हैं। हम प्रोसीजर और संविधान का सम्मान करते हैं, तो ये लोग नहीं कर रहे। जो भी लोग बताए ना, तो जेपीसी क्यों नहीं बना रहे? आप दूध से धुले हो, नारायण राणे आपके पास आता है, वो दूध से वो बिल्कुल पाक साफ हो जाता है। शुभेंदु अधिकारी आपके पास आता है, बिल्कुल पाक साफ हो जाता है। मुकुल राय आपके पास आता है, बिल्कुल पाक साफ हो जाता है। उससे पहले वो चोर था, ईडी का कल्प्रिट था, सीबीआई का कल्प्रिट था, लेकिन आपके पास आते ही, कमल साहब में नाते ही वो बिल्कुल भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाता है, बिल्कुल पाक साफ हो जाता है। तो आप जवाब दो ना, आप क्यों नहीं जेपीसी? भाई अडानी से आपका कोई रिश्ता नहीं है, अडानी आपका दोस्त नहीं है, अडानी को कोई सपोर्ट नहीं किया, तो आप जेपीसी बना दो ना। हम तो सीधी सी बात कर रहे हैं ना। राहुल गांधी जी ने क्या बोला कि भाई 20,000 करोड़ का हिसाब दे दो ना। आप क्यों भाग रहे हो? क्यों चोरों की तरह छुप के बैठे हो? आप 20,000 करोड़ का हिसाब दे दो कि 20,000 करोड़ रुपए एपीओ में किसके थे? अडानी से क्या रिश्ता है आपका? जेपीसी बना दो ना। हम कब कह रहे हैं कि जेपीसी का जो रिजल्ट आएगा, मेजोरिटी आपकी, एक बात और बताइए, आपकी बहुमत 20,000 करोड़ से वो दुनिया के नंबर 2 बन गए। 20,000 करोड़ एपीओ का हिसाब दे दो ना अब कि वो कहां से आए। साहब, आप यदि अडानी को नहीं बचाना चाह रहे हैं तो आप जेपीसी बना दो ना। बीजेपी पे बोलिए, आप केंद्र पे बोलिए। मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ साहब, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। मैं तो इन्हीं से कह रहा हूँ भाई जेपीसी बना दो ना, सीधी सी बात है ना। क्यों संसद से भाग रहे हो रोज? क्यों हल्ला गुन बन के बैठे हो वहां पे संसद में? मैं आपको भी रोकना चाहूंगा, ऑलरेडी टाइम हो चुका है, मैं माफी चाहूंगा। खैर चलिए, ये बहस को आखिरी नहीं है, बीजेपी आरोप से भागना सर, ये आरोप भी आखिरी नहीं है और जवाब भी आखिरी नहीं है। ये सिलसिला चलता रहेगा। देश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं इसी तरह से कोई ना कोई सियासी तूफान और पारा चढ़ता नजर आता है। अब उस आंधी, अंधड़, ओले, बारिश में कौन तबाह होता है, कौन बच पाता है, ये देखने वाली बात होगी। मैं लगातार एक बात कहता हूं, लोगों से बात भी करता हूं। खैर वो मैं कहना नहीं चाहूंगा कि इधर कौन है उधर कौन है, लेकिन पब्लिक का इंटरेस्ट बहुत कम हो गया है। वोट डालना बहुत सारे लोग कहते हैं कि मजबूरी हो गई। नोटा से हमें सीखना चाहिए, कितना नोटा का वोट लगातार बढ़ता जाता है, क्योंकि लोग देखते हैं कि सब ये डेमोक्रेसी में ड्रामा ज्यादा कहूं और इस पर बहस कम, जो कुछ देखा जा रहा है।
एक पार्टी बात कर रही है जेपीसी कराइए, दूसरी कहती है कि आप माफी मांगिए। हाँ, उलट की भेंट चढ़ रहे हैं, जनता का गाड़ी कमाई का पैसा। खैर, लेकिन मैंने जैसे पहले भी कहा कि ये सिलसिला ऐसे ही चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। कानून के शिकंजे से बेपरवाह गुनहगार जुर्म करने को फिर से है। स्वागत है आपका, मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे कांग्रेस के देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जयपुर में या कहूं राजस्थान में सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मजमून एक ही है कि राहुल गांधी की सांसदी खत्म करने के पीछे एक साजिश है। न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरह से किया गया है और आनन फानन में कार्रवाइयां, पार्लियामेंट से हटाना, फिर उनके बाद बंगला खाली कराना, यूं अगर देखें तो कोर्ट का अपना एक जुरिडिक्शन है, उसका प्रिविलेज राइट है कि विवेकाधिकार से चलता है। वो कितने साल की सजा देते हैं, उसके बाद में जब आपको लगता है कि रूल्स के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट को लगता है वो किसी को हटा सकते हैं और मकान खाली करना। लेकिन अब कांग्रेस क्या वास्तव में इन तमाम चीजों को लेकर के जनता के बीच जा रही है? ये विक्टिम कार्ड चल पाएगा? हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज चर्चा करना इस वजह से जरूरी है, लगातार कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चल रही हैं। बीजेपी इस मामले की काट ओबीसी कार्ड में देख रही है, लेकिन फिलहाल मैं विक्टिम कार्ड पे बात करूंगा। और हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी अनिल सैन हैं, कांग्रेस से सीएल यादव साहब हैं, भाजपा से शैलेंद्र सिंह जी हैं। सभी का स्वागत है। अनिल, क्या लगता है आपको कि कांग्रेस लगातार ब्रीफिंग कर रही है और एक टाइम सेट किया हुआ है कि इतने दिन में इन शहरों के अंदर, इन राजधानियों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कांग्रेस के नेता? इसी सिलसिले में दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी आए, उनके साथ राजस्थान सरकार के मंत्री भी। हमला केवल एक ही, नरेंद्र मोदी, भाजपा। लेकिन जनता के बीच जा रही है कांग्रेस। तो आपको लगता है कि कांग्रेस जो विक्टिम कार्ड है वो चला रही है, ये स्टैंड कर पा रहा है, या फिर अभी पब्लिक का कोई इंटरेस्ट किसी में भी नहीं आई? ना तो ये है कि राहुल गांधी को सांसद से हटाया, नहीं हटाया, कोई मायने नहीं रखता, या कांग्रेस को अभी इस पर बड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी? देखिए, इंटरेस्ट का तो पता लगेगा जब फीडबैक आएगा, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर जरूर तलाश करेगी शायद यहाँ से जमीन मिल सकती है, या फिर जो रणनीति कांग्रेस ने पहले अक्सर कई बार बनाई थी, विपक्ष एकजुट नहीं हो पाए, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो विपक्ष के जो बयानबाजी देखी जाए या फिर एकजुटता देखी जाए वो एक साथ नजर आए। तो यहाँ पर कांग्रेस को लग भी रहा है कि शायद संजीवनी यहाँ से भी तलाशी जा सकती है, और 2024 का जो रास्ता है क्यों ना यहाँ से तलाशा जाए। कांग्रेस ने कई मुद्दे उठाए विपक्ष में होने के नाते, महंगाई जैसा इश्यू जो कांग्रेस ने उठाया भी, लेकिन कई बार देखा गया कि शायद
कांग्रेस को वो सफलता हासिल नहीं हुई जो कि सड़क पर आंदोलन करने से उनको सफलता यहाँ पर हासिल होनी चाहिए थी। और यही वजह रही कि कांग्रेस तलाश रही थी इश्यूज क्या होने चाहिए, मुद्दे क्या रखे जा सकते हैं, और खासतौर से केंद्र में मोदी सरकार के खिलाफ क्या आवाज उठाई जाए कि जनता में एक पॉजिटिव मैसेज आए। हम देख रहे हैं पिछली बार और 2 बार लगातार केंद्र में जब मोदी सरकार बनी, एक बहुमत जो आंकड़ा अगर देखा जाए, आंकड़ा रिकॉर्ड बनाने वाला है। और ऐसे में अब 2024 में एक बार फिर से ये रण यहाँ पर बनेगा। लेकिन इस चुनावी रण से पहले जो बिसात यहाँ पर बिछाई जाती है, दोनों ही पार्टियां बीजेपी कांग्रेस अपने अपनी इस रण के अंदर समीकरण बनाने में जुटी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कही जा सकती है क्योंकि जब से सदन से सदस्यता निरस्त की गई है उसके बाद से हमलावर ज्यादा है, और फिर आवास खाली कराने का नोटिस यहाँ पर जारी हो गया। तो ये इश्यूज कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो है एक मुद्दा बड़ा नजर आ रहा है। और यहाँ पर सिंपैथी गेन करते हुए विक्टिम कार्ड जो यहाँ पर खेला जा रहा है, कांग्रेस को शायद ये लगता है कि जनता का जुड़ाव यहाँ से होगा, जनता कनेक्टिविटी में आएगी, और ये बताने की कोशिश भी कांग्रेस की होगी कि क्या क्या कांग्रेस ने किया है, और कांग्रेस से इस तरह का जो व्यवहार है शायद ठीक नहीं है। एक जनता में मैसेज देने की कोशिश यहाँ से जरूर कांग्रेस करेगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के साथ बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनका मतभेद था विपक्षी पार्टियों का, वो साथ नहीं थे। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल जिसमें से प्रमुख थे, वो साथ नहीं आ रहे थे, मायावती साथ नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म की गई और उनके बाद मकान खाली करने का जो आदेश दिया गया, उसने राहुल गांधी ने स्वीकार भी कर लिया कि बिल्कुल हम समय से आदेश की पालना करेंगे। तो यहां ये लगता है कि अदालत का तो चलिए रेस्पेक्ट कह रहे हैं, और कांग्रेस की तरह अन्य दलों को लगता है कि ये गाज किसी पे भी गिर सकती है, क्योंकि चुनावी सम्मेलन होते हैं, सब कुछ होता है, किसी की भी जुबान फिसल जाती है, किसी भी पार्टी का नेता हो, और उसको किस तरह से तूल दिया जा सकता है, ये इस बात को लेकर के एक जाजम पे बैठते नजर आते हैं। और यहाँ क्योंकि रिलेवेंट मैटर नहीं है, लेकिन शिवसेना का भी जो थोड़ा सा मतभेद बन रहा था सावरकर को लेकर के, उस पर भी मुझे लगता है कि राहुल गांधी अब चुप्पी साधे रखेंगे और बोलेंगे नहीं, क्योंकि शिवसेना ने साफ अपने एक विरोध दर्ज कराया, और शरद पवार ने जो सुलह कराई है कांग्रेस के साथ में, तो साफ ही कहा गया था कि मनभेद ही तो है, मतभेद जब होते हैं तो उसी से तो नहीं तो सभी एक ही फिर पार्टी में होते हैं, आइडियोलॉजिकली तो सब चीजें होती हैं। ये पसंद शिवसेना को नहीं था, लेकिन अब लगता है ऐसे। खैर शैलेंद्र जी, आपके पास में आना चाहूंगा। एक तंज कसा है कांग्रेस के नेताओं ने कि बुलेट ट्रेन चलाने की बात थी कि अहमदाबाद से मुंबई, लेकिन जो सूरत से और दिल्ली की बुलेट ट्रेन चली वो और भी फास्ट चली, यानी कि ऑर्डर को लेकर के बात की गई कि ऑर्डर की कॉपी जो आरोपी जिसे बनाया गया उसको नहीं मिली, उससे पहले पार्लियामेंट को पहुंच गई और पार्लियामेंट ने उस पर इंप्लीमेंटेशन भी कर दिया, सदस्यता रद्द भी कर दी, जबकि जो विक्टिम है उसको कॉपी नहीं मिली। तो इस तरह से एक तंज कसा गया है कि क्या फास्ट ट्रेन चलाई है। योगेंद्र जी, आप देखिए राहुल गांधी जी जो निवर्तमान सांसद हैं, उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई हुई है वो कानून के दायरे में हुई है, संवैधानिक रूप से वो उस पर कार्रवाई हुई है, और उस पर जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का ऑर्डर आया उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि ये न्यायिक स्वविवेक का मामला है। उन्होंने जो ऑर्डर दिया है उस पर हम टिप्पणी कर भी नहीं सकते। ठीक है, कोई असहमत सहमत हो सकता है, उनके पास विधिक उपचार है, उस पर वो जाए। तो अगर देखा जाए कानूनी रूप से तो उनको 2 साल की सजा हुई है, और जब आप देखेंगे संविधान और जो जनप्रतिनिधित्व कानून ये कहता है कि अगर किसी को 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा होती है तो उसकी सदस्यता तुरंत रद्द हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि आज राहुल गांधी जी को वो दिन याद आ रहे होंगे जब उन्होंने उस अध्यादेश को फाड़ दिया था, जब इन्हीं की मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तब इसी इश्यू को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था और वो अध्यादेश लाना चाहते थे और उसको उन्होंने फाड़ दिया, तो आज उनको कहीं ना कहीं अफसोस हो रहा होगा कि मेरी मूर्खता या मेरा जो ये कह सकते हैं कि बचपने से जो कार्रवाइयां हुई उसका आज उनको खामियाजा उतारना पड़ा। और आप देखिए राहुल गांधी जी जो है वो लगातार कोई ना कोई बेबुनियादी फिजूल की बात और किस तरह से अनर्गल बातें वो लगातार करते रहते हैं, और उनके खिलाफ कम से कम आपको मालूम है 4 से अधिक मानहानि के दावे विभिन्न राज्यों में चल रहे हैं। इसके अलावा और भी उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी को सोचने की बात है, जो भ्रष्टाचारी गांधी परिवार है, जो तीनों ही गांधी परिवार के व्यक्ति सोनिया गांधी, राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा जमानत पर हैं, वो इस तरह की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, उनको किसी पर विश्वास ही नहीं। आप देखिए न्यायपालिका पे विश्वास नहीं है। आपको न्यायपालिका ने दोषी ठहराया है, दोष सिद्धि दी गई है, उसी के तहत आप पे कार्रवाई हुई है, और जो भी कार्रवाइयां की जा रही है सब नियमों के तहत
तहत जो भी पार्लियामेंट्री नियम बने हुए हैं उसके तहत कार्रवाई की जा रही है, संवैधानिक रूप से कार्रवाई की जा रही है। ये तमाशा बनाना आप छोड़िए। आप पहले भी आपने देखा होगा कांग्रेस में जब भी इनको ईडी ने बुलाया तब पूरी कांग्रेस पार्टी इकट्ठी हो गई और हो अल्लाह और तमाशा इन्होंने सड़कों पे किया। अरे आपको सड़कों पे आना था तो मुद्दों पे आते, जो समाज के मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, उन पे आप सड़कों पे आए नहीं, बहस आपने की नहीं। संसद में जब आपको बहस के लिए इन्वाइट किया जाता था तब आप गायब हो जाते थे और गांधी जी की मूर्ति के नीचे बैठकर आप लोग अनशन शुरू कर देते थे। तो आपको जब सकारात्मक रूप से जो बात रखनी चाहिए थी संसद में, जनता के बीच में जाना चाहिए था, उनके मुद्दों को उठाना चाहिए था, नीतियों की बात रखनी चाहिए थी, वो आपने की नहीं। अब आप देखिए कांग्रेस फिर एक बार खड़ा करा कर रही है कि हमको किसी तरह हमारे जो सर्वोच्च नेता है उनको बचाना है। तो ये सब आप देखिए सारी कार्रवाई जो है वो कानून के तहत। मैं जवाब दिलवाता हूं। अभी सीएल यादव जी हमारे साथ में। यादव साहब, सुना भी आपने कि महज एक परिवार के पीछे लगी हुई है कांग्रेस और उनको बचाने के लिए कांग्रेस सड़कों पे उतरती, मुद्दों पे नहीं उतरती। लेकिन ये न्यायपालिका का मुद्दा है, संविधान का मुद्दा है, संविधान की रक्षा का मुद्दा है, डेमोक्रेसी की रक्षा का मुद्दा है। और आप देख रहे हो पिछले 25 मार्च से, 23 मार्च से या उससे पहले से 7 फरवरी से कि कैसे संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, कैसे डेमोक्रेसी की हत्या की जा रही है, कैसे पूरी सरकार और उसके मंत्री एक चोर के साथ खड़े हैं। योगेंद्र जी, मैं एक छोटा सा आप बताइए किस प्रावधान का, शैलेंद्र जी बीच में नहीं बोलने दूंगा मैं। आप सुनिए सर, बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल नहीं बोलने दूंगा। आपने कहा कि जो कुछ आपने जो मुंह से बोल सकते थे बोला आपने, उन्होंने धैर्य से सुना। आप हिम्मत रखिए, आप आपको चांस दूंगा, बीच में नहीं बोलने दूंगा मैं। आप सुनते रहिए, आपको जरूर जवाब देने का अवसर मिलेगा। लेकिन वो बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए। आपके बीच में इंटरप्ट नहीं किया उन्होंने, आप बोलिए। सर बौखलाहटी तो है ये कि 7 फरवरी को जब राहुल गांधी ने अडानी का मुद्दा उठाया, साहेब के साथ फोटो दिखाई एरोप्लेन में घूमते हुए की, तब से बौखलाहट है। आप संसद में बोला जाता है उसको हटा देते हो, बाहर बोला जाता है बोलने नहीं देते हो। आपने राहुल गांधी जी ने जो बोला, किस इंटेंशन से बोला, किस प्लेटफॉर्म पे बोला, कोर्ट, माननीय कोर्ट को देखना चाहिए कि क्या इंटेंशन था। एक चुनावी सभा में उन्होंने बोला, जो भी बोला वो एक इंटेंशन पब्लिक के सामने फैक्ट्स लाने थे कि चोर को चोर नहीं कहे, क्या कहे, जो देश का धन। यादव साहब, मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं देखिए एक बात मैं कहना चाहूंगा। देखिए आप जिस कोर्ट के डिसीजन की बात कर रहे हैं, वहां आपके पास में लॉयर्स भी हैं, सब कुछ है, तो फैक्ट्स वहां अदालत में रखने चाहिए थे साहब। एक प्रक्रिया होती है, हाँ, तो उसी के तहत अप्रैल 2019 में केस दायर किया जाता है। 16 अप्रैल 2019 को एफआईआर लॉन्च होती है कोर्ट में, 2022 तक ट्रायल चलता है। जो आप जिसको विक्टिम बोल रहे हो, जो जिसकी मानहानि हुई, उस आदमी का कहीं नाम नहीं था सेक्शन कानून के हिसाब से। वो आदमी हाईकोर्ट में जाकर के कहता है कि मेरे को केस आगे परस्यू नहीं करना, ये प्रोसीडिंग नहीं चाहिए मेरे को, 2022 में जाके कहता है। जब उसको लगा कि ये जो जज बैठे हैं, माननीय न्यायाधीश बैठे हैं, वो मेरे हिसाब से ग्राउंड नहीं होने वाले, तो वो हाईकोर्ट में जाता है, उसको एक दिन में स्टे मिल जाता है। आप समझिए सिस्टम को, प्रोसीडिंग समझिए। मैं भी थोड़ा बहुत कानून के बारे में जानता हूं, इसमें कोई तो माननीय जो मेरे भाई है उनको भी समझना चाहिए कानून क्या है, कानून की क्या धज्जियां 9 साल में वो सामने कि किस तरह संविधान और हाई कोर्ट्स के जो संस्थाएं हैं उनको कमजोर किया जा रहा है, संसद को कमजोर किया जा रहा है। वो माननीय मेरे से ज्यादा उनके संज्ञान में होगा यदि, तो आप देखिए ना प्रोसीडिंग, यानी 2022 में वो स्टे ले आते सम्मान्य। 7 फरवरी को 2023 को राहुल गांधी जी इनकी पोल पट्टी खोलते हैं, इनके कारनामे उजागर करते हैं, इनके भ्रष्टाचार उजागर करते हैं, देश को लूट लूट के एक पूंजीपति को ये है ना जो विश्व का 2 नंबर पे ले आते हैं, पूरे देश के इंस्टीट्यूशंस बेच देते हैं, कॉर्पोरेट्स बेच देते हैं, पोर्ट बेच देते हैं। आपके डिफेंस का बहुत बड़ा इश्यू है, देश की सुरक्षा का बड़ा इश्यू है, लेकिन इनसे इनको कोई मतलब नहीं है। ये छद्म राष्ट्रवाद की जो इनकी धारणा है, पहले है ना जो क्या करते थे आजादी से पहले, इनके सामने है कारनामे, आजादी के बाद के भी कारनामे आपके सामने। कहां खड़े हैं, किसके साथ खड़े हैं, ये हमेशा देश के लुटेरों के साथ खड़े हैं। और आज ये है ना कांग्रेस को ज्ञान दे रहे हैं, भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं, देश को लूटने वालों के साथ खड़े होकर आज करें हम भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं। आप देखिए संसद नहीं चलने दे। आज 75 साल में पहली बार हो रहा है कि संसद वो सत्तारूढ़ पार्टी नहीं चलने दे रही, वो रूटिंग कर रही है, वो मुद्दों पे बहस नहीं आ रही। आज किसान काले कानून आया, कैसे रात को 12 बजे आते हैं कि एक पूंजीपति को फायदा उठाने के लिए, जिसके साइलोज बन रहे थे, साइलोज का बेनिफिट देने के लिए जो सारी पॉलिसी लाई गई, वो एक
आदमी को बेनिफिट देने के लिए लाई गई। और राहुल गांधी ने क्या गलत बोला, वो हमारे नेता है, नेता रहेंगे। इस गांधी परिवार ने देश को बचाया, इस गांधी परिवार ने देश के लिए 2014 में देश नहीं बना। जो आप ऐसी बातें करते हो, आप इतिहास से सीखिए, कुछ इतिहास को दोहराने की गलतियां मत कीजिए, इतिहास से सीखिए। आज आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, वो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हो। आप भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े होने सामने है ना फैक्ट्स, तो आप उनके ऊपर जवाब क्यों नहीं दीजिए? क्यों संसद नहीं चलने दे रहे? क्यों आप जो प्रक्रिया है डिस्क्वालिफिकेशन की उसका फॉलो क्यों नहीं कर रहे? माननीय राष्ट्रपति महोदय के पास इसका क्यों नहीं गया? आपने कॉपी प्रोवाइड नहीं करवाने से पहले डिसीजन ले लिया, आपने नोटिस दे दिया मकान खाली करने का। देश राहुल गांधी जी के पूरा देश तैयार बैठा है कि हमारा घर आपका घर, आप आइए रहिए। देश में राहुल गांधी जी के लिए मकान की कमी नहीं है, क्योंकि वो जनता के नेता है, जनता की आवाज उठा रहे हैं। पिछले 9 साल से आपको घेर के खड़े हैं, जनता की आवाज उठा रहे हैं। आप कहां गए 2 करोड़ रोजगार साल के? कहां गई 15 लाख आपके खाते में लाने की? सवालों का जवाब दीजिए आप, आगे मत मुद्दों से वापस आ रहा हूं। अनिल आपके पास में आना चाहूंगा मैं। देखिए दोनों ही बातें हैं। एक पार्टी कहती है कि अन्याय हो रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को तहस नहस किया जा रहा है। ये विपक्ष, कांग्रेस नहीं, विपक्ष की पार्टियां कह रही हैं, और इस मुद्दे पर सब लोग एकजुट होकर के इस बात को मुखर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कितना असर होगा पता नहीं। आपको लगता है कि तमाम एकता और इन चीजों का पहली परीक्षा की घड़ी कर्नाटक का चुनाव होगा? आज ही दीपेंद्र हुडा कह रहे थे, दूसरे जो नेता इनके कह रहे हैं कि विपक्ष के नेताओं पर केस दर्ज करके उन्हें पुराने जो केसेज हैं वो बना करके ईडी सीबीआई इसके जरिए उन्हें अटकाए रखना चाहते हैं, ताकि कर्नाटक चुनाव में विपक्ष एकजुटता पर कोई फर्क ना पड़े, इस तरह की स्थिति उसका कोई चुनाव पे फर्क ना पड़े। आपको लगता है कि ये सारी कवायद जनता के बीच विपक्ष भी लेके जाएगा, बीजेपी भी लेके जाएगी, लेकिन असर कितना पड़ पाएगा? देखिए 2024 से पहले और खासतौर से ये जब मुद्दा उठा है उसके तुरंत बाद में कर्नाटक विधानसभा चुनाव है। राहुल गांधी को बेघर करने का नोटिस यहाँ पर है, आवास खाली करने के लिए नोटिस दे दिया गया है। ऐसे में कांग्रेस मुहिम चला रही है। अब सबसे बड़ी बात, अगर कर्नाटक के अंदर कांग्रेस मजबूती से खड़ी होती है या जनता के दिलों में अपना घर बना पाती है कांग्रेस, तो एक राह नजर आएगी, किरण नजर आएगी कांग्रेस के लिए कि हाँ 2024 में भी शायद इस तरह की राह आगे बढ़ सकती है। कांग्रेस इसको इश्यू बना रही है, नो डाउट, और कांग्रेस इस मुहिम भी चलाएगी कि हम देखेंगे प्रदेश में अलग अलग स्टेट के अंदर जाएगी, जनता को बताने की कोशिश भी होगी, जनता में एक मैसेज देने की कोशिश भी होगी कि राहुल गांधी के पास घर नहीं, अब जनता के दिलों में वो घर बनाने जा रहे हैं। हर जनता, हर पब्लिक, हर नागरिक उनको अपने साथ रखने के लिए तैयार भी है, जिस तरह से कांग्रेस नेता ने बताया भी। लेकिन अग्नि परीक्षा होगी कांग्रेस की, ऐसा नहीं है। कांग्रेस मुहिम कई बार चला चुकी है और जनता के बीच में मैसेज भी दे चुकी है, लेकिन वो वोट में तब्दील हो पाता है नहीं हो पाता। ये 2024 की रणनीति है। कर्नाटक चुनाव में एक तरह से टेस्ट कहा जा सकता है कि हाँ कुछ हद तक कितना मैसेज रहा, कितना बहुमत कांग्रेस को मिला है, कांग्रेस में अगर वोट बैंक तक तब्दील हुआ है, कितने फीसदी जो है वो कांग्रेस के पक्ष में वोट गए, तो वहां से कुछ अंदाजा कांग्रेस यहाँ पर लगा सकती है। तो कुछ टेस्ट इसको जरूर कहा जा सकता है। बिल्कुल वही बात है कि इसका असर पता लग पाएगा कि हाँ विपक्ष एकजुटता का भी कितना बड़ा नमूना सामने आता है, क्योंकि जेडीएस भी वहां ताकतवर है और कांग्रेस भी है और बीजेपी है, बाकी छोटी पार्टियां, रीजनल पार्टियां हैं वहां पे, लेकिन तीनों की स्थिति काफी मजबूत। त्रिकोणीय संघर्ष कई बार सीटों पे दिखाई देता है। कौन जीतता है ये तो जनता तय करती है, लेकिन ये बात आप सही कह रहे हैं कि कर्नाटक चुनाव से पहले विपक्ष एकता की भी परीक्षा होगी इसमें, और विपक्ष एकजुट होता है तो निश्चित रूप से एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी विपक्ष की ओर से कि 2024 के चुनाव में या जिन राज्यों के अंदर चुनाव होगा वहां विपक्ष इसी तरह से एकजुट दिखाई देगा। हालांकि जो प्रमुख राज्य होंगे जहां 2023 में वोटिंग होगी उनमें से राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश है, और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में सीधी फाइट कांग्रेस और भाजपा के बीच में है। वहां अपने कुछ जो रीजनल पार्टियां अपना वजूद रखती हैं, लेकिन बहुत बड़ी बात नहीं होगी। ये तीनों राज्यों के अंदर दोनों पार्टियों के बीच सीधा मुकाबला होगा। अब चलिए शैलेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। एक आरोप आप लोगों पे ये लगा रही है विपक्ष कि केवल कांग्रेस नहीं सभी विपक्षी दलों को ईडी, सीबीआई, आईटी या कोई पुराना केस है या नहीं है तो बना दिया जाएगा। ये विपक्ष का आरोप है कि उनके जरिए चुनाव तक ऐसे ही फंसा करके रखना चाहते हैं ताकि वो अपनी उलझन में उलझे रहें और बीजेपी अपना काम करती रहे।
योगेंद्र जी बिल्कुल नहीं। अगर आप 2014 से पहले देखेंगे तो क्या जितनी भी विपक्ष की पार्टियां रही उन पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं थे? क्या वो जांच फेस नहीं कर रही थी? 97 में लालू प्रसाद यादव जी जेल चले गए थे। आप देखिए 2005 में डीएमके के नेता, कांग्रेस के नेता, 2G, कॉमन जी, कोल घोटाले सब में जांचें हुई है। तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी क्या? तो ये लगातार नहीं, अब लगातार चलती रही है इनकी जांचें। 25 साल से जो भ्रष्टाचार इन्होंने हिंदुस्तान में फैला रखा था विपक्षी पार्टी और इनके कांग्रेस पार्टी ने, उसको साफ करने का काम आज भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। और जो ये बता रहे थे, मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस प्रवक्ता जो कह रहे थे वो तो तार्किक बात कर रहे थे। आप बताइए, आप एक संविधान का एक प्रावधान नहीं बता पाए, कानून का एक प्रावधान नहीं बता पाएगी जिसका उल्लंघन हुआ, एक आप पार्लियामेंट के नियम का हवाला नहीं दे पाए जिसका उल्लंघन किया होगा, सिर्फ हवा में बात करते हैं। अरे सुनो, सॉरी उल्लंघन, आप अगर कहते हो कि वो केस झूठा था तो आपके पास पूरा अधिकार था, आप उस केस को लेकर हाईकोर्ट में जाते, हाईकोर्ट से स्टे लेते, क्वैश कराते, नहीं करा पाए। आप देखिए कांग्रेस प्रवक्ता जो पवन खेड़ा, उनके लिए तो 1 घंटे में स्टे ऑर्डर लिया जाता है, चंद घंटों में स्टे ऑर्डर आ जाता है। और इनके जो राहुल गांधी जी सबसे बड़े नेता है कांग्रेस पार्टी के लिए, उनके लिए स्टे ऑर्डर नहीं है। उनके लिए अभी कॉपी निकलेगी, उसका ट्रांसलेशन होगा और उसका तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनके कांग्रेस पार्टी में ही आपस में षड्यंत्र है और आप देखिए उसका नतीजा राहुल गांधी जी को भुगतना पड़ रहा है। एक छोटा सा सवाल आपसे मैं, बीजेपी के नेता कई बार ये बात कह चुके हैं पिछले 3 दिन से कि आप लोगों को फिक्र क्यों हो रही है, राहुल गांधी को स्टे मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये कांग्रेस की टेंशन है। मैं आपके पार्टी के नेताओं के मुंह से सुन रहा हूं, दिल्ली से लेकर जयपुर तक, नहीं ये स्टे लें नहीं लें, जमानत कराएं नहीं कराएं, 30 दिन की इनकी म्याद है, नहीं जाएंगे तो जेल जाएंगे। देखिए तो क्यों तकलीफ हो रही है? नहीं, हमें योगेंद्र जी कतई तकलीफ नहीं है राहुल गांधी जी से। राहुल गांधी जी 2013 में उपाध्यक्ष बने थे, 2004 से सांसद हैं, भारत भ्रमण कर रहे हैं, अभी राजस्थान हिंदुस्तान की जनता को देख रहे हैं, उनके मुद्दों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, 13 से कांग्रेस को लीड कर रहे हैं। और आज तक आपने देखा कांग्रेस का क्या हाल हो गया है 10 सालों में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। तो हमको कुछ उनसे डरने की आवश्यकता नहीं, लेकिन वो जब बात उठा रही है कांग्रेस पार्टी की, साहब आप गलत नियमों के तहत कर रहे हो, आप संविधानों की धज्जियां उड़ा रहे हो, आप लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हो। भाई लोकतंत्र की धज्जियां तो आपने उड़ाई थी, इंदिरा गांधी जी का दौर भूल गए जब संविधान का गला घोट दिया था, लोकतंत्र की हत्या करती थी, 2 साल इमरजेंसी सबने झेली है। आप देखिए आज हम सिर्फ यही कह रहे हैं, आप संसद में माफी मांगिए, हम बर्दाश्त कर सकते हैं। आप प्रधानमंत्री मोदी जी को आप गालियां दीजिए, कब्र खुदेगी, मार दीजिए, जो भी कहना कहिए, आप नीतियों के खिलाफ आपको जो आलोचना करिए, लेकिन आप देश के खिलाफ, और वो भी विदेशी धरती पे जाकर अगर आप देश के खिलाफ कोई बात कहेंगे, उसकी अस्मिता से जुड़े हुए सवाल करेंगे, लोकतंत्र की बात करेंगे भारत के, तो भारत उस अपमान को नहीं सहन करेगा। हम यही तो कह रहे थे कि आप माफी मांगिए। क्यों मांगी? आपने क्या बोला आप बताइए? जब जब भी विदेशी धरती पे गए राहुल गांधी जी कुछ ना कुछ देश के विरुद्ध बात करके आए, चाहे वो चीन बहुत शांति प्रिय देश है, मतलब आप चीन के वफादार हो, वहां उन्होंने अगर शब्द बोला, मैं आपको बताऊं योगी जी, उन्होंने कहा था सो कॉल्ड डेमोक्रेसी, सो कॉल्ड प्रोटेक्टर ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाई दे आर नॉट रिएक्टिंग। यूके को, अमेरिका को और यूरोपियन कंट्रीज को उन्होंने कहा आप डेमोक्रेसी के रक्षक हैं, आप रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो रही है। राहुल गांधी जी बताइए, 10 सालों में राहुल गांधी जी को कहां बोलने से रोका गया? आप बताइए क्या उनकी यात्रा को रोक दिया गया? आप बताइए कहां उनको अनशन करने से रोका गया? अरे जो कानून आपने गलतियां की है, जो आपने भ्रष्टाचार किया है, अब भ्रष्टाचार की बात करेंगे, कह रहे जेपीसी। मैं अडानी की बात करना चाहता हूं। आपको ध्यान होगा बोफोर्स कांड में जेपीसी का गठन किया गया था, उसका हर्ष क्या हुआ? बिल्कुल उस पर क्लीन चिट दे दी गई। उसके बाद में जब सरकार चेंज हुई, फिर इंक्वायरी हुई, तो क्वैत्रिची मामा जो इनके इटली के मामा है, उनके अकाउंट में पैसा मिला। तो आप देखिए आज जो अडानी जी की बात करते हैं, तो आज राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने उनके रेड कार्पेट नहीं बिछा दिया। 85,000 बीघा जमीन आपने पावर प्लांट्स के लिए दे दी, 75,000 बीघा जमीन आप देने को तैयार बैठे हो, 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने को बैठे हो। छत्तीसगढ़ में आप देखो पावर प्लांट, माइंस आपने 11,000 करोड़ की माइंस का आपने कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है। जहां केरल से सांसद है, अब तो सांसद रहे ही नहीं राहुल गांधी जी, वहां से निवर्तमान सांसद है। पोर्ट, अरे बुद्धे की जिस लड़ाई, अरे आप जिसमें लड़ रहे हो उसकी तो बात कर रहा हूं। पोर्ट जो केरल में, पोर्ट सबसे बड़ा पोर्ट किसने दिया? आप अडानी की बात करते हो। अडानी को आज 10 साल से बिजनेस कर रहे हैं, अडानी कर रहे हैं 30 साल से बिजनेस। सबसे बड़ा अगर पोर्ट दिया गया अडानी को तो कांग्रेस की यूपीए सरकार में दिया गया। अगर सबसे बड़ी कंपनी इनकी बनी और लिस्टेड हुई तो वो कांग्रेस सरकार में हुई। भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते अरे जो काम कर रही है सेवी कर रही है, और आपको न्यायपालिका पर विश्वास नहीं योगेंद्र जी, मैं एक पॉइंट 10 सेकंड, आपको विश्वास नहीं है, आपको न्यायपालिका, भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति का गठन कर दिया है, पावर कमेटी बना दी है, मॉनिटरिंग कर रही है, आपको उस पर विश्वास नहीं है, तो ये क्या लोकतंत्र संविधान की बात करेंगे? मेरा एक छोटा सा सवाल है, आप लोगों को नहीं लगता है कि देश की जनता बहुत समझदार, इतनी मूर्ख नहीं है? आप लोग जेपीसी नहीं कराना चाहते, ये लोग पार्लियामेंट में माफी नहीं मांगना चाहते, कितनी बड़ी नूरा कुश्ती खेल रहे हैं आप लोग। जेपीसी भी अगर सत्ता पक्ष करवा देगा जांच, पहली बार देश में जेपीसी की डिमांड की जा रही है और पहली बार गठन होगा।
आप देखिए पहले भी जेपीसी की मांग हुई है, बात सही है, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने जब कमेटी बना दी है, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है, हाई पावर लेवल कमेटी बन गई है, सभी को डायरेक्ट दे दिएगा। एक सेकंड पहला मामला है जिसमें पैरेलल जेपीसी और सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनी है, पहला मामला है। जेपीसी का क्या हुआ, मैंने आपको एग्जांपल दिया, मोफोला ने क्लीन चिट दे दी, बाद में जब इंक्वायरी हुई तो क्वार्टरली चीज के इटालियन को चित्रे मामा अकाउंट वैसा मिला। बिल्कुल 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 से जो अक्यूज था, नहीं क्वार्टरली के अकाउंट में पैसा मिला, बिल्कुल मैं उसका नहीं जाना चाहता। जेपीसी का क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कर रहा है, हमारे नहीं का कहना है, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कर रहा है, कमेटी बना दिया तो उस पर काम कर रहा है। सुनिए, आप धैर्य रहे, न्यायपालिका का विश्वास ही नहीं है। सर सुनिए, देखिए यो तो एक बड़ा मुद्दा यह है कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे उससे पहले पूरे देश की निगाह इस पे टिकी हुई थी कि काला धन जो विदेशों में खासकर स्विट्जरलैंड में है उसकी पोल खुलेगी, लेकिन नहीं खुल पाई अभी तक। पता ही नहीं है कि किसके अकाउंट में पैसे थे नहीं थे। लोगों को ये माना जा रहा था कि पता नहीं देश के कितने पॉलिटिशियंस का पैसा होगा, क्या हुआ, नहीं हुआ कुछ भी। मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा, मैं सिर्फ आज राहुल गांधी वाला जो एजेंडा है आप लोगों का उसी पे फोकस रखना चाहूंगा। मैं आपके पास में आना चाहूंगा। सर, अभी आपने सुना कि केवल और केवल बस एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है, और विक्टिम कार्ड भी इस तरह से कि राहुल गांधी को अभी जमानत पे हैं लेकिन वो उसकी अपील नहीं करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी के नेता एक बात और कहते हैं कि राहुल गांधी को पॉलिटिकल कैरियर चौपट करने के लिए कुछ लोग हैं जो साजिश रच रहे हैं। ये जवाब तो आप ही दे सकते हैं, क्योंकि बीजेपी को इतनी चिंता है तो मुझे लग रहा है आपको भी होनी चाहिए। शर्मा साहब, धन्यवाद। इनके गले की फांस बना हुआ है राहुल गांधी जी का मुद्दा, अडानी का मुद्दा, हिडनबर्ग का मुद्दा। मेरे काबिल दोस्त की पार्टी के नेताओं को थोड़ी पढ़ने की, सुनने की आदत डाल लेनी चाहिए। राहुल गांधी जी ने क्या बोला ब्रिटेन में वो शायद इनके समझ में नहीं है, इसलिए समझने की शक्ति इनको डेवलप करनी चाहिए। पर दूसरी बात सर, एक डेढ़ मिनट पूरी करिए बात, क्योंकि अडानी से कोई रिश्ता नहीं है तो कहे ना अडानी से कोई रिश्ता नहीं है। बनाया ना जेपीसी, क्यों भाग रहे जेपीसी बनाने से? क्यों राहुल गांधी जी के स्पीच को पार्लियामेंट में जो वर्ड्स है उनको एक्सपंज किया गया? जवाब देना है। क्या ऐसी तक प्रॉब्लम थी कि वो शब्द इतने अपार्लियामेंट्री थे कि उनको एक्सपंज करना पड़ा? लेकिन प्रधानमंत्री जी और इनके पूरी सरकार और भाजपा पूरी फंसी पड़ी है अडानी हिडनबर्ग रिपोर्ट में, इसलिए ये बाहर। छोटा सा सवाल आपसे भी है। बीजेपी लगातार ये बात कहती है कि चलिए बीजेपी सपोर्ट कर रही है अडानी को, लेकिन कांग्रेसी या विपक्ष के जो राज्य हैं वहां पे भी अडानी को जमीनें भी दी जा रही हैं, प्लांट्स भी दिए जा रहे हैं। हम प्रोसीजर और संविधान का सम्मान करते हैं, तो ये लोग नहीं कर रहे। जो भी लोग बताए ना, तो जेपीसी क्यों नहीं बना रहे? आप दूध से धुले हो, नारायण राणे आपके पास आता है, वो दूध से वो बिल्कुल पाक साफ हो जाता है। शुभेंदु अधिकारी आपके पास आता है, बिल्कुल पाक साफ हो जाता है। मुकुल राय आपके पास आता है, बिल्कुल पाक साफ हो जाता है। उससे पहले वो चोर था, ईडी का कल्प्रिट था, सीबीआई का कल्प्रिट था, लेकिन आपके पास आते ही, कमल छाप में नहाते ही वो बिल्कुल भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाता है, बिल्कुल पाक साफ हो जाता है। तो आप जवाब दो ना, आप क्यों नहीं जेपीसी? भाई अडानी से आपका कोई रिश्ता नहीं है, अडानी आपका दोस्त नहीं है, अडानी को कोई सपोर्ट नहीं किया, तो आप जेपीसी बना दो ना। हम तो सीधी सी बात कर रहे हैं ना। राहुल गांधी जी ने क्या बोला कि भाई 20,000 करोड़ का हिसाब दे दो ना, आप क्यों भाग रहे हो? क्यों चोरों की तरह छुप के बैठे हो? आप 20,000 करोड़ का हिसाब दे दो कि 20,000 करोड़ रुपए एफपीओ में किसके थे? अडानी से क्या रिश्ता है आपका? जेपीसी बना दो ना। हम कब कह रहे हैं कि जेपीसी का जो रिजल्ट आएगा, मेजोरिटी आपकी, एक बात आपकी बहुमत, 20,000 करोड़ से वो दुनिया के नंबर 2 बन गए। 20,000 करोड़ एफपीओ का हिसाब दे दो ना अब, कि वो कहां से आए? साहब, आप यदि अडानी को नहीं बचाना चाह रहे हैं तो आप जेपीसी बना दो ना। बीजेपी पे बोलिए, आप केंद्र पे बोलिए। मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ साहब, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। मैं तो इन्हीं से कह रहा हूँ भाई जेपीसी बना दो ना, सीधी सी बात है ना। क्यों संसद से भाग रहे हो रोज? क्यों हल्ला गुल बन के बैठे हो वहां पे संसद में? आपको भी रोकना चाहूंगा, ऑलरेडी टाइम हो चुका है, मैं माफी चाहूंगा। खैर चलिए, ये बहस को आखिर ही नहीं है, सर ये आरोप भी आखिर ही नहीं है और जवाब भी आखिर ही नहीं है। ये सिलसिला चलता रहेगा। देश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं इसी तरह से कोई ना कोई सियासी तूफान और पारा चढ़ता नजर आता है। अब उस आंधी, अंधड़, ओले, बारिश में कौन तबाह होता है, कौन बच पाता है, ये देखने वाली बात होगी। मैं लगातार एक बात कहता हूं, लोगों से बात भी करता हूं। खैर वो मैं कहना नहीं चाहूंगा कि इधर कौन है उधर कौन है, लेकिन पब्लिक का इंटरेस्ट बहुत कम हो गया है। वोट डालना बहुत सारे लोग कहते हैं कि मजबूरी हो गई। नोटा से हमें सीखना चाहिए, कितना नोटा का वोट लगातार बढ़ता जाता है, क्योंकि लोग देखते हैं कि सब ये डेमोक्रेसी में ड्रामा ज्यादा कहूं और इस पर बहस कम। जो कुछ देखा जा रहा है
एक पार्टी बात कर रही है जेपीसी कराइए, दूसरी कहती है कि आप माफी मांगिए। हाँ उलट की भेंट चढ़ रहे हैं, जनता का गाड़ी कमाई का पैसा। खैर, लेकिन मैंने जैसे पहले भी कहा कि ये सिलसिला ऐसे ही चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।